Hello students, today we shall study trigonometry. We shall study trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे टी रेशोज। अब रेशो क्या होता है बेटा? रेशो होता है सम क्वांटिटी अपॉन सम अदर क्वांटिटी, मींस टू क्वांटिटीज का डिवीजन जो होता है उसको रेशो बोला जाता है। और आप जानते हैं रेशो में ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन सी क्वांटिटी पहले ली जा रही है, कौन सी क्वांटिटी बाद में ली जा रही है। ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशोज हम पढ़ते हैं, हम किसी राइट ट्रायंगल की साइड्स के रेशोज पढ़ते हैं बेटा। मान लीजिए हमने इसका नाम रख लिया ट्रायंगल का एक्स वाई जेड। यहां आप देख रहे हैं कि ये जो y है बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल है। y कौन सा एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है इसलिए इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल। ठीक बेटा, इस राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, आप सब लोग जानते हैं उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं बेटा। 90 डिग्री के सामने की साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और इन दोनों एंगल्स में से किसी एक एंगल पर हम कॉन्सेंट्रेट कर जाएंगे। मान लीजिए हम इस एंगल पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और इसका नाम हम थीटा ले रहे हैं। इसका नाम थीटा ले दिया है तो बेटा हम सारे टी रेशोज को इस एंगल थीटा के लिए अभी स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, थीटा के सामने वाली जो साइड है उसको बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड हमारे पास बच गई है उस थर्ड साइड को हम बोलते हैं बेस। शॉर्ट में परपेंडिकुलर को मैं बेटा P बोल देता हूं, बेस को मैं B बोल देता हूं, हाइपोटेन्यूज को मैं H बोल देता हूं। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशोज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हम P, H और B इनके रेशोज स्टडी करेंगे बेटा। अब देखो P, H और B के कौन कौन से रेशोज बन सकते हैं? लेट अस ट्राई, लेट अस स्टार्ट। इनसे बेटा एक रेशो तो बन सकता है P अपॉन H। हो सकता है मैं इस साइड का और इस साइड का रेशो लूं, P अपॉन H। इसी में देखो बेटा ध्यान से, मैं रिवर्स भी कर सकता हूं। मैं ये भी कह सकता हूं कि H अपॉन P, वही दोनों साइड्स हैं, लेकिन पहले मैंने लिया P डिवाइडेड बाई H, अब मैं ले रहा हूं H डिवाइडेड बाई P। आप सब लोग जानते हैं कि रेशो में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ये अलग रेशो है, ये अलग रेशो है, दोनों डिफरेंट है बेटा। दूसरा क्या बन सकता है बेटा? मैं परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर दूं, एक रेशो ये बन सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर फिर आता है कि मैं इसका रेसिप्रोकल भी कर सकता हूं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और क्या बन सकता है बेटा? ये बन सकता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका भी रेसिप्रोकल कर सकता हूं बेटा, तो वो क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई और रेशो बनाइए, यूज इन्हीं को करना है, P, H और B, इनको यूज करिए। और ये जो रेशोज मैंने यहां पर बोर्ड पर लिख दिए हैं, इनके अलावा कोई और रेशो बनाइए। यू विल फाइंड कि इनके अलावा कोई भी रेशो आप नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ यही रेशोज बन सकते हैं। आप कोई भी रेशो लिखने की कोशिश करेंगे तो वो इन्हीं में से ही कोई ना कोई आप लिखेंगे। इसका मतलब P, B और H के बेटा ये 6 रेशो ही बन सकते हैं, इनके अलावा कोई रेशो नहीं बन सकता। दिस इज द रीजन, ये क्यूरियोसिटी कई बार बच्चों के दिमाग में होती है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशोज क्यों पढ़ाए जाते हैं। तो बेटा 6 के अलावा और कोई रेशो बन ही नहीं सकता। अब इन हर एक रेशो का नामकरण करना था, इनको नाम देना था बेटा। तो P अपॉन H को मैथमेटिशियंस ने नाम दे दिया है साइन। अब साइन ऑफ एंगल थीटा, और इसके फर्स्ट 3 लेटर्स को हम इसकी शॉर्ट फॉर्म के रूप में यूज करते हैं, यानी हम शॉर्ट में इसको लिखा करेंगे बेटा साइन। B अपॉन H का नाम रखा गया बेटा कोसाइन, B अपॉन H का नाम रखा गया कोसाइन, कोसाइन थीटा। और शॉर्ट फॉर्म में हम सिर्फ लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, यहां लिखेंगे साइन थीटा। एक्चुअल में तो कोसाइन थीटा ही बेटा पूरा नाम है, लेकिन कोसाइन थीटा लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, तो ये एक्सेप्टेबल है कि आप COS कॉस लिख दें, कॉस थीटा। ठीक बेटा। अब ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है बेटा,
इसको मैथमेटिशियंस ने इसका नाम रखा टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, टेन थीटा। ठीक बेटा। अब देखिए आगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसका नाम रखा गया कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। शॉर्ट में बेटा इसकी 5 लेटर्स लिए जाते हैं, कोसेक। क्योंकि अगर बेटा हम इसके फर्स्ट 3 लेटर्स लेते तो फिर ये कॉस और ये कॉस सेम हो जाता, इसलिए इसके फर्स्ट 5 लेटर्स यूज कर लेते हैं, कोसेक थीटा। इसके बाद बेटा ये जो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, इसको बोलते हैं सीकेंट, सीकेंट थीटा। ठीक है बेटा, और शॉर्ट में इसको बोल देते हैं सेक थीटा। और लास्ट वन बी अपॉन पी, बी अपॉन पी को बेटा बोलते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। शॉर्ट में बेटा कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो एक बार रिवाइज कर ले बेटा फिर से, P अपॉन एच साइन थीटा, B अपॉन एच कॉस थीटा, P अपॉन बी टेन थीटा, H अपॉन पी कोसेक थीटा, H अपॉन बी सेक थीटा, B अपॉन पी कॉट थीटा। ये तो कुछ ऐसे है बेटा जैसे कि बच्चे का नामकरण किया जाता है, इसी तरह से इन रेशोज का नामकरण कर दिया। और नाम करने में बेटा कभी कोई लॉजिक नहीं लगता कि ये नाम क्यों रखा गया है। कभी कभी कोई ना कोई हिस्टोरिकल स्टोरी उसके साथ हो सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसके पीछे कोई बड़ा लॉजिकल रीजन हो। ठीक है, तो ये नाम है, नाम पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाएंगे हम। ये हमारे नाम हो गए सारे टी रेशोज के। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, सपोज आई कंसीडर ए राइट ट्राइंगल, I consider a right triangle LMN in which this angle is theta and I want to discuss T ratios for this angle theta। अब एक बात आपको ध्यान देनी है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, कि अगर इस एंगल के लिए मैं टी रेशियोज की बात कर रहा हूं तो इस एंगल के सामने जो साइड है उसे परपेंडिकुलर बोला जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती ही है। अब जो तीसरी साइड बच गई हमारी, ये बेटा LM, ये हमारी बेस होगी। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है, बाकी जो दोनों साइड हमारे पास बच गई हैं उनमें से एक परपेंडिकुलर होगी और एक बेस होगी। ठीक है, कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी, कौन सी साइड बेस होगी, ये कैसे डिपेंड करेगा, हम किस एंगल के लिए टी रेशो लिख रहे हैं। इस एंगल के लिए लिख रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, अगर इस एंगल के लिए लिख रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। अभी फिलहाल बेटा मैं इस एंगल के लिए लिख रहा हूं तो इसके सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है बेटा, तो अभी अगर देखें ध्यान से, यहां पर अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहता हूं, साइन थीटा, तो मुझे रिकॉल करना होगा, ध्यान देना होगा, याद करना होगा कि साइन को हमने कैसे डिफाइन किया था। साइन को हमने बेटा डिफाइन किया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन को हमने डिफाइन किया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पर देखो परपेंडिकुलर बेटा कौन सी साइड है, MN, परपेंडिकुलर साइड है बेटा MN, और बेटा हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, LN। ठीक, अगर हमें इनकी लेंथ मालूम है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसकी लेंथ 4 यूनिट्स है और इसकी लेंथ 5 यूनिट्स है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 4/5। ठीक है, तो ये हमने आपको क्लैरिफाई कराया इस तरीके से कि एंगल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड बेस है। हाइपोटेन्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी। अब आगे देखते हैं बेटा। हाँ तो बच्चों, अब हम मान लीजिए साइन 30 डिग्री की बात करना चाहते हैं, साइन 30 डिग्री। तो क्योंकि हम 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें एक ऐसा राइट ट्राइंगल चाहिए जिसमें एक एंगल बेटा 30 डिग्री हो। ये तो 90 डिग्री हो गया, और हमें 30 डिग्री के लिए साइन चाहिए, तो ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है बेटा, तो इसके सामने वाली साइड हमारी होगी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज, और ये हो गई हमारी बेस। अब अगर आप स्केल लेकर के इस परपेंडिकुलर को मेजर कर लें, नाप लें, और इस हाइपोटेन्यूज को आप नाप लें बेटा, तो वो जो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को नाप करके उनकी वैल्यूज रखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये मान लीजिए आपकी 3 सेंटीमीटर है तो ये आपकी 6 सेंटीमीटर आएगी। आप ट्राइंगल बना के देख लीजिएगा,
अगर ये 3 सेंटीमीटर है बेटा तो ये 6 सेंटीमीटर आएगी, जिससे ये वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी। अगर किसी दूसरे स्टूडेंट ने ट्राइंगल बनाया और उसमें मान लीजिए ये साइड 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी ये साइड अपने आप बेटा हाइपोटेन्यूज अपने आप 8 आएगी, तो आंसर उसका भी 1/2 ही आएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत बड़ा ट्राइंगल बनाया जिसमें मान लीजिए ये उसने 40 बना ली, 40 यूनिट्स, तो ये अपने आप बेटा 80 यूनिट्स हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ेगा आपका परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज भी बढ़ेगा। तो ये 40/80 की वैल्यू भी 1/2 ही आएगी। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरह से देखो बेटा, अब हम नेक्स्ट लेते हैं। मान लीजिए हम cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, इसमें हम ऐसा राइट ट्राइंगल बनाएंगे बेटा जिसमें ये एंगल 45 डिग्री हो, क्योंकि हम 45 डिग्री के लिए cos निकालना चाह रहे हैं। 45 डिग्री ये एंगल है, तो ये बेटा हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया। और हम जानते हैं कि cos की डेफिनेशन है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो cos ऑफ एंगल 45 डिग्री इज द रेशियो ऑफ बेस टू हाइपोटेन्यूज इन ए राइट ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 45 डिग्री। अब आप देखिएगा बेटा, अगर आप ऐसा एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप उसमें पाएंगे कि अगर ये साइड आपकी 3.8 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी अपने आप 3.8 सेंटीमीटर आएगी बेटा। और ये आप हाइपोटेन्यूज को मेजर भी कर सकते हैं और पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, जो भी ये आएगा आप पाएंगे कि ये वाला जो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है बेटा, ये जो हाइपोटेन्यूज है ये इसका √2 टाइम्स आएगा, 3.8 इंटू √2। सो 3.8 अपॉन 3.8 इंटू √2, तो ये बेटा कैंसिल हो गया और आंसर हो गया 1/√2। अगर हम यहां पर बेटा tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें तो tan आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारा 3.8 है, बेस भी हमारा बेटा 3.8 है, तो ये हो गया 1। इसका मतलब tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको अभी तक तो हम ये मान करके चले कि शायद ये 3.8 सेंटीमीटर होगी या ये 4 सेंटीमीटर होगी या ये 8 सेंटीमीटर होगी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि हम ट्राइंगल की लेंथ एक्चुअल बिना मेजर करे कैसे ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हम टी रेशोज निकालना चाहते हैं। हम निकालना चाहते हैं बेटा टी रेशोज फॉर एंगल 45 डिग्री। ओके, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टी रेशोज फॉर एंगल 45 डिग्री। तो देखो बेटा, ये राइट ट्राइंगल हमने बनाया, ये राइट ट्राइंगल बनाया हमने। अब ये एंगल मान लीजिए 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है। तो देखो बेटा ध्यान से, ट्राइंगल का नाम मैं रख देता हूं XYZ। अगर ये एंगल बेटा 45 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल से ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। और ये बेटा आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में 2 एंगल्स इक्वल हैं तो उन एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। इसका मतलब अगर ये वाली साइड की लेंथ x है तो इस वाली साइड की लेंथ भी बेटा x होगी। अब हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, ये x है, ये भी x होगी, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट जो साइड्स हैं वो भी उनकी लेंथ इक्वल होगी। हमें नहीं पता 4 सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, हमने तो मान लिया वो x है, x सेंटीमीटर है, x है, लेकिन डेफिनेट है कि ये x होगी तो ये भी x होगी। अब हम हाइपोटेन्यूज बेटा निकालना चाहते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे मैथमेटिक्स का? कॉन्सेप्ट लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहां पर हमारा परपेंडिकुलर कितना है बेटा? x, हमारा बेस कितना है? वो भी x, तो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया बेटा 2x स्क्वायर। सो व्हाट विल बी हाइपोटेन्यूज? Hypotenuse will be square root of this quantity, which will be √2x.
सो ये हो गया बेटा हमारा √2x। क्लियर? नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द t रेशियोज इन टर्म्स ऑफ x। देखते हैं बेटा, साइन 45 डिग्री, साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, x कैंसिल, सो दिस इज बेटा 1/√2। हम निकालना चाहते हैं cos 45 डिग्री, ये होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहां पर x, हाइपोटेन्यूज कितना है √2x, तो ये भी बेटा हमारा 1/√2 आ जाएगा। अब हम निकालना चाहते हैं मान लीजिए tan 45 डिग्री, tan होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। डेफिनेशंस याद रखनी पड़ेंगी कि tan जो है वो कौन कौन सी साइड का रेशो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो है बेटा। तो परपेंडिकुलर यहां पर हमारा x है और बेस भी हमारा x है, तो ये हो गया 1। तो साइन 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2, tan 45 डिग्री 1, बाकी 3 रेशोज भी इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर बेटा मैं समराइज करना चाहूं, इसको अगर मैं समराइज करना चाहूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसको समराइज करना चाहूं अगर मैं, एक टेबल बना रहा हूं मैं, यहां पर मैंने थीटा की या एंगल की वैल्यूज लिख ली, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कुछ एंगल्स मैंने बेटा यहां पर लिख लिए। इसमें आपने देखा हमने अभी इस एंगल पर काम किया है 45 डिग्री पर, ठीक है बेटा, और 45 डिग्री के लिए हमने साइन, कॉस और टेन ये तीनों निकाले थे, साइन कॉस और टेन निकाले थे। ठीक है बेटा, साइन 45 डिग्री की हमारी कितनी वैल्यू आई थी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमारी आई थी बेटा 1/√2। कॉस 45 डिग्री की कितनी वैल्यू आई थी 1/√2, और tan 45 डिग्री की कितनी वैल्यू आई थी 1। इसी तरह से हम 30 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हैं, हम 60 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके लिए हमें ऐसा राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसमें एक एंगल 30 डिग्री हो, इसके लिए ऐसा राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जिसके लिए एक एंगल 60 डिग्री हो। अब यहां देखो ध्यान से, ऐसा तो कोई राइट ट्रायंगल एक्चुअल में बन ही नहीं सकता जिसके लिए एंगल 0 डिग्री हो, और ऐसा भी नहीं बन सकता जिसके लिए 90 डिग्री के अलावा एक और एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो इन दोनों में हम बेटा जस्ट ये सोचेंगे कि अगर 0 के बहुत क्लोज हो जाए, अगर 90 के बहुत क्लोज हो जाए, इसकी बाद में बात करेंगे। अब हम पहले कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं 30 डिग्री के लिए। देखो बेटा, ये राइट ट्रायंगल मैंने बनाया एक्स वाई जेड, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। जब हम 45 डिग्री वाला केस बेटा डिस्कस कर रहे थे, 45 डिग्री वाला जब केस हम डिस्कस कर रहे थे, तो बेटा ये एंगल भी 45 डिग्री आ गया था, और हमने ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया था कि जितनी इस साइड की लेंथ होगी उतनी ही इस साइड की लेंथ होगी, क्योंकि एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल होंगी। लेकिन बेटा ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि अगर एंगल डबल है तो साइड डबल होगी। इसका मतलब यहां इस ट्राइंगल की हेल्प से मैं इसकी साइड्स नहीं लिख पा रहा हूं, तो अब मैं एक ट्रिक लगाऊंगा जिस ट्रिक की हेल्प से मैं इन साइड्स को लिख पाऊंगा। ठीक है, अब देखो बेटा, ध्यान देना इस बात पर जो मैंने आपको कही कि हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं हम बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल हम लोग कंसीडर करेंगे। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका नाम रख लेता हूं बेटा एक्स वाई जेड। जब मैंने कहा बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका मतलब है तीनों साइड इक्वल होंगी। मान लीजिए ये साइड मेरी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, और बेटा तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तीनों एंगल होंगे 60 डिग्री,
60 डिग्री और 60 डिग्री, ये हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल बन गया। अब मैंने क्या किया बेटा, पॉइंट x से, वर्टेक्स x से साइड yz पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। लेट अस नेम इट से YZM, YZ ये हो गया, ये वाला पॉइंट बेटा M हो गया। M इज द मिड पॉइंट ऑफ YZ। आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि अगर किसी इक्विलेटर ट्राइंगल में हम ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है बेटा, उसके मिड पॉइंट पे जाके मिलता है। इसका मतलब ये वाली जो साइड है हमारी, ये वाली साइड बेटा x/2 हो जाएगी और दूसरी साइड भी x/2 हो जाएगी। ये वाली साइड हमारी YM ये हो गई बेटा x/2 और MZ ये भी बेटा x/2 हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, इस ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करो, ट्राइंगल XMZ, इसको अलग से बना सकता हूं मैं, ट्राइंगल XMZ, ट्राइंगल XMZ। इसमें बेटा MZ हमारी x/2 है, MZ क्या है x/2, और बेटा हमारी XZ जो है वो x है, ठीक है। यहां पर बेटा ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, हमने कहा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक बेटा। ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये वाला एंगल हमारा अपने आप एंगल सम प्रॉपर्टी से कहिए, या ये कहिए कि ये जो हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, ये नीचे वाली अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करता है और ये इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, तो ये बेटा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दो साइड की लेंथ हमको x के टर्म्स में मिल चुकी है, तो तीसरी साइड की लेंथ हम x के टर्म्स में निकाल सकते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। देखो बेटा ध्यान से, फिर कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब मुझे यहां पर मैं साइड XM को मान लेता हूं कुछ है, लेट इट बी y, ठीक बेटा। तो यहां पर हो गया y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 का स्क्वायर यानी x²/4। बेटा x/2 का स्क्वायर करेंगे तो x²/4 आएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, I am sorry, there is a bit mistake, let us correct it। देखो बेटा यहां पर परपेंडिकुलर हमारा हो गया y, बेस हमारा x/2 है बेटा, सो दिस विल बी x²/4, और हाइपोटेन्यूज हमारा x है, सो दिस विल बी x², ठीक बेटा। अब देखो ध्यान से, यहां पर आ जाएगा y² इज इक्वल टू x² माइनस x²/4, सो दिस विल कम आउट टू बी 3x²/4। एलसीएम लेकर के आप इसको निकाल सकते हैं। सो y विल कम आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस विच विल बी √3x/2, ठीक है बेटा। तो ये वाली साइड हमारी हो गई बेटा √3x/2, √3x/2, ये y की वैल्यू हो गई हमारे पास में। अब ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल की हेल्प से इस राइट ट्राइंगल में ये एंगल बेटा 90 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल की हेल्प से हम 30 डिग्री के लिए भी सारे टी रेशोज निकाल सकते हैं और 60 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब 30 डिग्री के लिए टी रेशोज निकालेंगे तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड को मतलब x/2 को हम परपेंडिकुलर लेंगे, और जब हम 60 डिग्री के लिए निकालेंगे तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड यानी √3x/2 को हम परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है बेटा। देखो बेटा ध्यान से, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। ये तो अब हमने निकाल लिया है, इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं बेटा, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमें निकालनी है मान लीजिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री। अब साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान देना है कि 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री के सामने वाली साइड मतलब ये जो x/2 है ये हमारी परपेंडिकुलर होगी, ठीक बेटा। और हाइपोटेन्यूज है हमारा x, हाइपोटेन्यूज हमारा x है,
ठीक बेटा। तो अब देखो बेटा ये x से x कैंसिल और हमारा आंसर आ गया 1/2। लेकिन अगर हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है बेटा, डेफिनेशन वही रहेगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 60 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है बेटा, तो क्या साइड हो गई, परपेंडिकुलर हो गया √3/2x, और ये हो गया बेटा हमारा x, हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया x। ठीक है, ये x से x कैंसिल हो गया और ये हमारा √3/2 हो गया। आप यहां से हटिए, √3/2 हो गया। ठीक है बेटा, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, इसी तरह से 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल के लिए हम बाकी सारे टी रेशियोज भी निकाल सकते हैं। देखो बेटा आगे चलते हैं। आगे चलेंगे अभी। हाँ देखिए, अब मान लीजिए हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है tan 30 डिग्री की। tan 30 डिग्री, tan की डेफिनेशन पहले रिकॉल करिए। tan होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब ध्यान दो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर यानी x/2। ठीक बेटा, और बेस क्या होगा, बेस होगा ये वाली साइड यानी √3x/2 विल बी बेस, √3x/2 विल बी बेस। ठीक है बेटा, अब देखो x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1/√3। सो tan 30 डिग्री की वैल्यू बेटा 1/√3 आ गई। अब देखिए हमें मान लीजिए tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, डेफिनेशन तो वही है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ध्यान ये देना है कि अब हम 60 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, तो 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड है मतलब √3x/2 ये हमारा परपेंडिकुलर है बेटा, √3x/2 हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, और ये x/2 जो है वो हमारा बेस है। x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया बेटा √3। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 हो गई। तो आप अच्छे से समझ गए हैं कि अब इस ट्राइंगल की साइड्स को x के टर्म्स में निकालने के बाद हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं, 30 डिग्री के लिए भी और 60 डिग्री के लिए भी। ठीक है बेटा, सो फाइनली अब जितना हम निकाल पाए हैं, अब आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक टेबल हम यहां पर बना लेते हैं बेटा, जो पहले टेबल बना रहे थे उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, एक तरीके से उसी टेबल को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं बेटा, उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। थीटा हमारा यहां पर हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये इतना मोटा कैसे हो गया भाई, तुम्हें इतना मोटा होने की जरूरत नहीं है, पतले हो जाओ। तो ये हो गया बेटा हमारा 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया बेटा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने पहले बेटा 45 डिग्री के लिए काम किया था, और अभी जो हुआ 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों के लिए साइमल्टेनियसली एक साथ काम हो गया। यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और बेटा कॉट थीटा। कॉट थीटा को भी जगह दो भाई, कॉट थीटा को भी जगह दो, ये हो गया बेटा कॉट थीटा। ठीक है, 45 डिग्री के लिए जब हमने निकाला था तो साइन की वैल्यू 1/√2 आई थी, कॉस की वैल्यू भी 1/√2 आई थी, टेन की वैल्यू बेटा 1 आई थी। आपको पता है कोसेक जो होता है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी इसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो बेटा आपका √2 आ जाएगा, ये भी √2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अभी अभी आपके सामने मैंने साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकाली थी 1/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकाली थी √3/2। अगर आप कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो ये बेटा √3/2 आएगी, ये 1/2 आएगी। टेन की वैल्यू हमने निकाली थी 30 डिग्री के लिए 1/√3, और 60 डिग्री के लिए बेटा √3 निकाली थी। अब ये जो बाकी वैल्यूज हैं ये आ जाएगा बेटा हमारा 2, ये आ जाएगा 2/√3,
ये आ जाएगा 2/√3, ये आ जाएगा 2, ठीक बेटा, ये हमारा आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा 1/√3। क्योंकि ये वाला जो रेशो होता है बेटा वो इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, और ये वाला रेशो इसका रेसिप्रोकल होता है, और ये वाला रेशो इसका रेसिप्रोकल होता है। कैसे रेसिप्रोकल होता है कि साइन की डेफिनेशन जो थी बेटा, साइन की डेफिनेशन थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोसेक की डेफिनेशन क्या थी बेटा, कोसेक की डेफिनेशन थी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हो कि ये रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, उसी कॉन्सेप्ट पर ये टेबल हमने बना दी। तो अब ये इतनी टेबल आप लोगों को अच्छे से लर्न कर लेनी है बेटा, क्योंकि हमेशा ये नहीं कि हम कंस्ट्रक्ट करके और उनकी वैल्यूज निकालेंगे, इतना काम नहीं करेंगे, पहले समझना है, समझ लिया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निकाल के दिखाइए, तो जैसे हमने समझाया वैसे आप निकाल के दिखाएंगे, लेकिन आपको इन वैल्यूज को लर्न बाय हार्ट कर लेना है, इनको बेटा रट लेना है, लर्न कर लेना है इनको, ठीक है। इन दोनों की बात, इन दोनों वैल्यूज की, क्योंकि ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, ये लिमिटिंग केसेस हैं। हम ये कहेंगे कि अगर एंगल जीरो के करीब हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, तो क्या होगा, तो इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।